गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अगस्त 17 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वीमेन इन स्टेम। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। कि इसके अंदर वीमेन का पार्टिसिपेशन कम है, कितना कम है, क्यों कम है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। आप अपने नोट्स भी इसके लिए बना सकते हो सेपरेटली, जो आप वीमेन इश्यूज वाले बना रहे हो। उसके अलावा एक रिपीटेड सा टॉपिक है कास्ट बेस्ड सेंसस जो बिहार में हो रहा है, वहां पे कोर्ट का क्या कहना है और गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ये रिपीटेड टॉपिक है तो इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। उसके अलावा फ्यू न्यू स्कीम्स अभी मोदी जी ने अभी इंडिपेंडेंस डे स्कीम के ऊपर लॉन्च की हैं, मतलब उसके अनाउंसमेंट किया है। वो स्कीम क्या है, जैसे विश्वकर्मा स्कीम है, एक लखपति दीदी जो स्कीम है, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे ये क्या है, लखपति दीदी स्कीम और विश्वकर्मा स्कीम। उसके अलावा लेक टीटीकाका ये न्यूज में है। और पिछले 2-3 साल से यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं अराउंड लेक्स, सम रिवर्स, जो कि थोड़ा सा न्यूज में रहती हैं, खासकर थ्रेटेंड है। तो लेक लेक टिटिका के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा डिस्कशन कर सकते हो, मेंस का इसमें कुछ खास रोल मुझे नजर नहीं आया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से फिर से बारिश हो रही है, 100 से ज्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो एक एडिटोरियल में इसके बारे में हल्का सा बात कर सकते हैं। रिपीटेड है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल आपके एक रिवीजन के लिए काफी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, प्रयास प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो चुका है फाइनली। 11 तारीख से ये लगातार चल रहा है, शाम को 1 घंटे की क्लास होती है। आपको आंसर राइटिंग स्किल सिखाया जाता है, सिर्फ सिखाया ही नहीं जाता है, आपको हर चीज बताई जाती है कि किस सब्जेक्ट में कैसे करना है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आंसर राइटिंग अलग तरीके से होती है। एथिक्स में अलग होती है, जीएस पेपर वन में अलग होती है, हिस्ट्री में अलग होती है, ज्योग्राफी में अलग होती है। तो ये इस टेक्निक को सीखने के लिए, स्किल को सीखने के लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भैया सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलता है। दिमाग में जितना मर्जी कंटेंट हो, लेकिन अगर आप उसको लिखोगे नहीं पेपर के ऊपर विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम और वर्ड लिमिट, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आंसर लिखते नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो स्कोर काउंट होता है वो तो मेंस का ही काउंट होता है ना। चलिए, उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम किसी को चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपकी कोचिंग खत्म हो चुकी है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। तो उसके लिए आपकी मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके साथ बैठ के 1 to 1 आपका सिलेबस कंप्लीट करवाए, आपकी तैयारी बेटर तरीके से करवाए। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आप हमारा ले सकते हो। आपको ये बात अच्छी है इसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी आपको साथ के साथ मिल जाती है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको साथ के साथ मिल जाता है। 1 to 1 आप मेंटर के साथ डिस्कशन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना हो, या फिर हमारा जो सैटरडे को करंट अफेयर का प्रोग्राम जो चलता है, आप वो कर सकते हो ज्वाइन। क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो अभी बहुत जरूरी हो गया यूपीएससी में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब वो 6 महीने वाला मैगजीन पढ़ के और वो साल भर की मैगजीन से अभी आता नहीं है कुछ भी। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करंट अफेयर के ऊपर कमांड बनानी पड़ती है। वो मैगजीन वाला जमाना चला गया है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत बल्कि हो जाता है। आप साल भर की 2 साल की मैगजीन पढ़ते हो, बहुत बल्कि हो जाता है। अगर धीरे 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 करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और याद भी रहता है। चलिए जी, पहले टॉपिक पे आते हैं, री इमेजिनिंग द रोल ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज इन द साइंस एजुकेशन। ठीक है, ये साइंस एजुकेशन के आसपास टॉपिक घूमता है, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं वीमेन के ऊपर। ठीक है, वीमेन इन साइंस एजुकेशन, वो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। और इसे कहा जाता है स्टेम। स्टेम बेसिकली एक एक्रोनिम होता है, और स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। आपको अच्छे से पता है कि ये जो जॉब्स होती है वो हाई पेइंग जॉब्स होती है, इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी होती है। जो दूसरी जॉब्स होती है उतनी ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स नहीं होती, उसके अंदर सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। और स्टेम के अंदर वीमेन पार्टिसिपेशन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ही कम है, इंडिया तो छोड़ दीजिए आप, पूरी दुनिया में ही कम है। उसके रीजंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा एक स्टेटस पता होना चाहिए प्रेजेंटली। स्टेम का, एजुकेशन का इंडिया में स्टेटस क्या है। 25 लाख
ग्रेजुएट हमारे यहाँ पे हर साल निकलते हैं स्टेम से, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से, ठीक है। अमंग स्टेम ग्रेजुएट्स द एग्रीगेट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द बीएससी कोर्स इज 50 लाख, ठीक है जी। हाउएवर जो लोग ग्रेजुएट करने के बाद मास्टर्स करते हैं उनका जो नंबर है वो अचानक से बहुत कम हो जाता है, ओनली 2.9 लाख। ये तो हो गए मास्टर्स वाले। जो पीएचडी में जाते हैं मास्टर्स के बाद, दे आर ओनली 6,000 इन द साइंस फील्ड। 6,000 साइंस पीएचडी इज अवॉर्डेड ईच ईयर। और ये आप ग्लोबल रैंकिंग में भी देख सकते हो, जो क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग होती है जिसमें 1,000 यूनिवर्सिटीज को काउंट किया जाता है आउट ऑफ 82 कंट्रीज, वहां पे इंडिया की सिर्फ 23 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रैंक लेके आते हैं। जैसे आईआईटी मुंबई 152 नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 182 नंबर पे है, आईआईएससी बेंगलोर जो है 184 रैंक पे है। कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज अंडर 100 नहीं है। आप टॉप 10 में तो छोड़ ही दीजिए, आप टॉप 100 में भी नहीं हो, आप टॉप 200 में हो, 300 में हो, 500 में हो। तो रैंकिंग भी बहुत अच्छी नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें सरकार का यह कहना है कि अगले 10 साल में हम जो टोटल ओवरऑल बजट है पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर, वो 10% से इंक्रीज करके 20.9% उसको हम लोग लेके जाएंगे, जिसमें से 5% हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टेटस को इंप्रूव करने में लगाएंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। ये तो बात होगी नॉर्मल। अब बात करें स्टेम एजुकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी सी बात है, अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाते हो तो एक तो हाई सैलरी होती है आपकी, हाई पेइंग जॉब्स होती है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशंस, चाहे आप ड्रोन्स की बात करें, स्पेस की बात करें, आप सेमीकंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो सारी की सारी जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन है कहाँ पे होती हैं? वो स्टेम के अंदर ही तो होती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार ने कहा है कि भैया हम लोग नेशनल साइंस फाउंडेशन बनाएंगे। वो जब बनेगी वो काम करेगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन यस, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है स्टेम का। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, देखिए वीमेन के केसेस में, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा फोकस वीमेन के ऊपर ही करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है ग्लोबली ओनली 18% गर्ल्स इन टर्शियरी एजुकेशन आर परसुइंग स्टेम अगेंस्ट 35% ऑफ बॉयज। टर्शियरी एजुकेशन में 35% बॉयज और ओनली 18% गर्ल्स जो है वो स्टेम को स्टडी करती हैं। अब आपको फिर भी लग रहा होगा शायद ये इतना बुरा भी नहीं है, ये तो सिर्फ परस्यू करती हैं, लेकिन जब एक्चुअली में करियर की बात आती है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, वो तो काफी कम है। अबाउट 43% ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर वीमेन। काफी अच्छा है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो दैट इज ओनली 14%। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ओनली 14% आर वीमेन। नेचुरल साइंस एंड एग्रीकल्चर में ओनली 22% आर वीमेन। हेल्थ सेक्टर में ओनली 24% आर वीमेन। ये परसेंटेज अलग है, लेकिन जब एक्चुअली पे ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तो वो इससे भी ज्यादा कम है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम आप यहाँ पे वीमेन पार्टिसिपेशन देखें इंडिया में, दैट इज ओनली 21-22%। ग्रेजुएट वीमेन कर लेती हैं, मान लो मास्टर्स भी कर ले रही हैं, पीएचडी भी कर ले रही हैं, लेकिन उसके बाद जॉब्स नहीं कर रही हैं। या तो जॉब्स कर नहीं रही हैं या जॉब्स मिल नहीं रही हैं, ये भी एक बड़ी चीज यहाँ पे है। पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज नजर आया है, स्पेशली आईआईटीज के अंदर। जैसे सरकार ने फीमेल सुपर न्यूमरेसी सीट स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर आईआईटीज में वीमेन के रेशो को इंक्रीज करना था। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें डेटा को, 2017 के अंदर आईआईटीज में ओनली 9% वर द गर्ल्स। 2016 में ओनली 8% आर वर द गर्ल्स। लेकिन 2020 में 20% गर्ल्स इन आईआईटीज आर वीमेन बेसिकली, ठीक है। तो इंक्रीज तो हुआ है, 8% से 20% हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है।
20% ने सिर्फ ग्रेजुएट किया है, उसमें से कितनी आगे जाके जॉब्स करेंगी, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में करियर को परस्यू करेंगी, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन रीजंस क्या है स्टेम एजुकेशन में वीमेन अपना करियर क्यों परस्यू नहीं कर रही? एक तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप है, समाज में एक स्टीरियोटाइप बन गया है सोसाइटी में, हमारे फैमिलीज में भी, हमारे कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी, कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, वो लड़कियों का फील्ड नहीं, वो लड़कों का फील्ड है। एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि बॉयज आर बेटर एट साइंस एंड गर्ल्स आर नॉट। एक ऐसा माइंडसेट बन गया है, वो तो हमारी फैमिलीज में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, स्कूल इवन कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है। टीचर भी जो है एंटरटेन नहीं करते जो लड़कियां मैथमेटिक्स में या साइंस के अंदर इंटरेस्ट शो करती हैं। वो टीचर भी लगभग ऐसे ही समझते हैं कि यार ये लड़कियों का फील्ड नहीं है, लड़कों का फील्ड है। पेट्रियार्कल माइंडसेट भी इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा रीजन नजर आता है। उसके अलावा हमारे समाज में बहुत कम फीमेल रोल मॉडल्स हैं जो कि स्टेम फील्ड से आती हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, जिसकी वजह से लड़के इंस्पायर नहीं हो पाती हैं। यस, और एक हमारे समाज में क्या है, वो जो हर चीज के पराया धन है। लोगों को लगता है कि अगर लड़की को हम लोग एजुकेशन देंगे, खासकर स्टेम फील्ड में, क्योंकि स्टेम फील्ड वाली एजुकेशन थोड़ी कॉस्टली होती है, इंजीनियरिंग काफी कॉस्टली होती है। आप बीएससी कर सकते हो, सस्ते में पड़ता है। इंजीनियरिंग करना, टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना महंगा है। तो पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि अगर पैसा लगाना है तो हम लोग बॉयज के ऊपर पैसा लगाएंगे, क्योंकि लड़कियों को अगर आप एजुकेशन दे रहे हो स्टेम फील्ड में विच इज वेरी कॉस्टली, तो बाद में बेनिफिट किसको मिलेगा? इन लॉज को मिलेगा, उसकी खुद की फैमिली को नहीं मिलेगा। ये भी एक यहाँ पे सोचने वाली बात होती है। और डोमेस्टिसिटी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम है ही, शादियां हो जाना, बहुत सारी चीजें, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। फिजिकल सेफ्टी भी बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारी लड़कियों का एजुकेशन है, उनके पास स्किल भी है, लेकिन जो उनका घर है, उस घर से उनका जो ऑफिस होता है वो बहुत दूर होता है या दूसरी सिटी में होता है। सेफ्टी वाले इश्यूज यहाँ पे होते हैं, कम्यूट में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, तो वो जॉब्स नहीं कर पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट। और हमारे यहाँ पे स्पेशल वीमेन कॉलेजेस भी नहीं है। ओनली 11% कॉलेजेस इन इंडिया विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर द वीमेन। इनमें से भी जो मेजोरिटी कॉलेजेस हैं वो कॉमर्स, आर्ट्स, यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। तो ये कुछ रीजंस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। लेकिन सरकार ने कुछ इनिशिएटिव डेफिनेटली यहाँ पे लिए हैं। अब उसका देखिए ग्राउंड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है इन स्कीम्स वगैरह का, लेकिन एग्जाम में तो डेफिनेटली मेंशन करने के काम आएंगे ही। जैसे हमारे पास विज्ञान ज्योति स्कीम एक है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चलाता है, जिसके अंदर रूरल बैकग्राउंड से स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको साइंस और फील्ड में जो है वो उनको परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए होता है। गति स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जाती है जब हम लोग स्टेम की बात करते हैं। जेंडर एडवांसमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन गति स्कीम, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। किरण स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे यहाँ पे है, जो कि 2014-2015 के अंदर लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर वीमेन जो साइंटिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, राइट। खासकर ऐसी वीमेन साइंटिस्ट या ऐसी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री होती है, जो अनएम्प्लॉयड हैं किसी रीजन की वजह से, उनको, या जिनके करियर में ब्रेक आ गया है शादी की वजह से या बेबी की वजह से, उसको दोबारा से वो स्टडी कंटिन्यू कर सके, दोबारा अपनी जॉब कंटिन्यू कर सके, उसके लिए जो है ये स्कीम चलाई गई। इसी के अंदर में एक और स्कीम होती है जिसे क्यूरी कहते हैं, क्यूरी, जिसमें यूनिवर्सिटीज जो होती हैं हमारी, वहां पे साइंस एंड टेक वाले फील्ड में गर्ल्स को जो है वो इंक्रीज करना है, उनका एनहेंसमेंट करना है ज्यादा, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस वगैरह में, ताकि गर्ल्स जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें स्टेम के अंदर। उसके अलावा हमारे पास वीमेन टेक्नोलॉजी पार्क्स, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट द रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायो केयर जिसको कहते हैं, जहां के अंदर भी जो वीमेन है उनको सपोर्ट करना है टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स, ठीक है। तो जो रिसर्च फील्ड में आती हैं उनको करना है। बेसिकली ये सारी स्कीम कहीं ना कहीं ओवरलैप करती हैं। जैसे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अंदर 1000 वीमेन साइंटिस्ट के जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको अपग्रेड करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी देना है। ये स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है कई बार ओवरलैप करते हैं आपस में, बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप थोड़ा थोड़ा इनको याद कर सकते हो, लिखने के काम आता है। क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देख ही लिया, जो इश्यूज हैं आप उनको ध्यान में रख के सॉल्यूशंस बता सकते हो, राइट। पहली बात तो ये है कि भाई हमारे पास रोल मॉडल्स होने चाहिए, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में देखिए हमारे पास रोल मॉडल हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते हैं ऐसी वीमेन रोल मॉडल्स को। तो ऐसी बायोग्राफीज वगैरह आप इंट्रोड्यूस करिए जहाँ पे वीमेन मैथमेटिशियन,
फीमेल साइंटिस्ट, उनके बारे में पढ़ाया जाए स्कूल्स वगैरह में, ताकि बच्चे जो है इंस्पायर हो, खासकर जो गर्ल्स हैं वो इंस्पायर हो स्कूल के अंदर। जो ये मेंटल स्टिग्मा बना रखा है, हम लोगों ने अपना माइंडसेट बना रखा है कि गर्ल्स वो साइंस फील्ड में नहीं जा सकती, मैथमेटिक्स में नहीं जा सकती, तो एक अवेयरनेस भी लेके आना है, नॉट ओनली इन द माइंड्स ऑफ टीचर्स फैकल्टीज, बट जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी अवेयरनेस जो है लेके आना है। आप कुछ गर्ल्स को एज रिलैक्सेशन दे सकते हो जो साइंस फील्ड से होती हैं, क्रैच फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। क्रैच फैसिलिटी का मतलब ये होता है जैसे कोई वीमेन साइंटिस्ट है, उसने पीएचडी है, वो या वह इंजीनियर है, अगर उसके पास बेबी है, छोटा बेबी है, तो बेबी की वजह से अगर वो जॉब नहीं कर पा रही है, तो जो कंपनीज होती हैं जो जहाँ पे वो जॉब करती हैं, वहीं पे क्रैच फैसिलिटी हो सकती है। क्रैच फैसिलिटी बेसिकली एक जगह होती है किसी कंपनी के अंदर जहाँ पे छोटे बेबीज का टेक केयर किया जाता है, तो वहाँ पे केयर टेकर होती है जो बच्चों को ध्यान रखती है। तो अगर आप कंपनी में हो, आप बच्चे को वहां पे छोड़ सकते हो, जॉब कर सकते हो, फिर लंच टाइम में आप बच्चे को अटेंड कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो एक फैसिलिटी अगर इस तरह की प्रोवाइड हो जाए कैंपस में, आपके स्कूल में, मतलब कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, या आपके जहाँ पे आप जॉब करते हो, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और उसके अलावा पैटर्निटी लीव का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैटरनिटी लीव दी जाती है 26 हफ्ते की, लेकिन पैटर्निटी लीव भी जरूरी है। अगर पैटर्निटी लीव मिलेगा तो वीमेन के पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, उसमें वो अपने करियर को परस्यू कर सकती है, राइट। तो ये कुछ चीजें डेफिनेटली हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो भी जरूरी है भैया। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो वीमेन इंटर्नशिप को ज्यादा प्रमोट कर सकती हैं, राइट। तो ये भी जरूरी है। बाकी अवेयरनेस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टॉपिक आता है, व्हाई इज बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे फेसिंग लीगल चैलेंजेस। देखिए, बिहार में अभी कास्ट सेंसस हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1951 के बाद से कास्ट सेंसस नहीं करती है, लास्ट 1951 में हुआ था। यहां पे जब हम लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो एससीज की दिक्कत नहीं है। देखिए, एससीज का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, एसटीज का डेटा भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, हम लोग ओबीसी का डेटा कलेक्ट नहीं करते, जनरल कैटेगरी का डेटा कलेक्ट नहीं करते, या जो सब कास्ट होती है ओबीसी के अंदर उसके अंदर भी डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। तो जैसे तमिलनाडु, बिहार, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जो काफी समय से डिमांड कर रहे थे कास्ट सेंसस की, लेकिन सेंसस क्योंकि वो सेंटर करता है तो वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली बिहार ने खुद से कास्ट सर्वे जो है उसको करना शुरू किया 2 फेज में। पहला फेज जो है वो शुरू हुआ था जून 6 को, ठीक है, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था। और ये 2 फेज में होता है। पहले फेज में हाउसिंग, घरों को लिस्ट किया जाता है, जो घर ओबीसी या सब कास्ट ऑफ ओबीसी के अंदर आता है। दूसरे में 1 to 1 बेसिकली हाउस टू हाउस जाके आप सर्वे करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, डिटेलिंग चेक करते हो, वो सारी चीजें होती हैं। अब वो तो हम लोग पहले अच्छी खासी बात कर चुके हैं। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया था बिहार में। जब सेकंड फेज शुरू हुआ तो हाई कोर्ट में किसी ने केस डाल दिया और ये कहा कि भैया स्टेट गवर्नमेंट कास्ट सर्वे नहीं करवा सकती, कास्ट सर्वे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवा सकती है। अब जब ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया और कास्ट सेंसस रुक गया। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले बिहार, जो पटना हाई कोर्ट है, उसने कहा कि नहीं, कास्ट सेंसस करवाया जा सकता है। और जो सेकंड फेज का सर्वे जो रुक गया था वो कंटिन्यू हो गया है। और हो सकता है सितंबर के महीने तक आते आते, अगले महीने ही फाइनल सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाए, जिसमें ये क्लियर हो जाएगी पिक्चर बिहार में कितने एससीज हैं, कितने एसटीज हैं, कितने ओबीसीज हैं, या ओबीसी के अंदर जो सब कास्ट है वो कितनी है, जनरल कैटेगरी यानी कि स्वर्ण जो है वो कितने हैं, वो एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगी। कास्ट सेंसस की जरूरत क्यों होती है, इसके ऊपर बिहार गवर्नमेंट ने क्या आर्गुमेंट दिया। उनका कहना है कि देखिए भाई, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, राइट, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सको, इसलिए हमें अपनी कास्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। वैसे तो हर 10 साल के बाद कास्ट सेंसस होता है, इस बार नहीं हो पाया, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन देखिए 2023 हो गया, 2 साल का तो ऑलरेडी डिले हो गया है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते डेटा के लिए, और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कास्ट डेटा कलेक्ट करती ही नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से बन सकें, इसके लिए आपको कास्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट
यूनियन गवर्नमेंट कास्ट सर्वे सर्वे क्यों नहीं करवाती है? उन्होंने कहा कि देखिए ये अनफीजिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसको नहीं करवाते, और ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होती है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल जो है एक सरनेम होता है, ये बनिया कास्ट होती है, और बनिया कास्ट में भी बहुत सारी सब कास्ट या सरनेम होते हैं। अगर आप इस तरह से सर्वे करवाओगे, अग्रवाल की जो स्पेलिंग है वो 6-7 तरीके से लिखी जाती है। कुछ लोग ए डबल जी लिखते हैं, कुछ लोग ए जी लिखते हैं, कुछ लोग ए जी ए लिखते हैं, कुछ लोग ए डबल जी आर लिखते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि जब हम लोग कास्ट सेंसस करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी सरनेम की। और 2011 में बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस करवाया गया था सरकार के द्वारा, उसमें यही प्रॉब्लम सामने आई है। इंडिया में कई हजार कास्ट जो है वो देखने को मिली, क्योंकि स्पेलिंग अलग अलग है, फोनेटिक्स अलग अलग होते हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जो 2011 का सोशल कास्ट सेंसस जो है उसके अंदर काफी सारी गलतियां थी। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम लोग भैया नहीं करेंगे। और वैसे भी 1951 के बाद इंडिया में जो जनरल सेंसस होता है, वहां पे कास्ट सर्वे नहीं करवाया जाता, कास्ट वाला कॉलम उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि ऑफिशियल डिस्करेजमेंट ऑफ द कास्ट। यूनियन का सरकार का ये कहना है कि भैया सरकार कास्ट को प्रमोट नहीं करती है। अगर हम लोग जनगणना के अंदर कास्ट को पूछेंगे तो शायद इससे कास्ट प्रमोट होगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। फिर मामला घूमते फिरते 1990 में आ जाता है, जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी, और फिर बाद में 27% का रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी के अंदर। राइट, इंदिरा साहनी केस के अंदर 50% की जो ओबीसी का जो लक्ष्मण रेखा है उसको खींच दिया गया था, रिजर्वेशन 50% से नहीं होना चाहिए। मंडल कमीशन का यह कहना है कि इंडिया में जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो 52% है। एससीज और एसटीज की पॉपुलेशन आप मिला लीजिए, दोनों पॉपुलेशन आप जो है वो आप 25 के आसपास मान लीजिए एज पर मंडल कमीशन। तो 82% जो इंडिया में पॉपुलेशन है एज पर मंडल कमीशन एंड सम एस्टिमेट्स, वो आप यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटीज की कह सकते हो। रिजर्वेशन कितना मिलता है? 50% मिलता है, क्योंकि 10% का जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर वो जनरल कैटेगरी वाला भी आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि 82% पॉपुलेशन को 50% के आसपास मिलता है। लेकिन ये जो ओबीसी की पॉपुलेशन की हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास क्लियर पिक्चर नहीं है। वो 52 है, कुछ लोग कहते हैं 42 है, कुछ लोग कहते हैं 60% है, हमें क्लियर पिक्चर उसकी अभी तक नहीं है। इसीलिए बिहार के अंदर ये सर्वे करवाया गया। ये बात हो गई। अब ये मामला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अग्रीमेंट है, मतलब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है। गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि जो बिहार गवर्नमेंट सेंसस करवा रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है सेंसस को कंडक्ट करवाने की। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या लोकल अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं कर सकती है सेंसस करवाने के लिए, क्योंकि सेंसस करवाने के लिए सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 के अंदर नोटिफिकेशन इशू होना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। और वैसे भी जो हमारा पुट्टा स्वामी जजमेंट है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, इसके तहत भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे सेंसस नहीं करवा सकती, क्योंकि सेंसस में आपका इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पुट्टू स्वामी जजमेंट का भी वायलेशन होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करवाते हो तो वो लेजिस्लेटिव तरीके से आना चाहिए रादर देन एग्जीक्यूटिव तरीके से। लेकिन बिहार जो गवर्नमेंट ये कर रही है वो एग्जीक्यूटिव तरीके से कर रही है रादर देन लेजिस्लेटिव तरीके से कर रही है। ये कुछ आर्गुमेंट दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर भी, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कहाँ तक पहुंचता है वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। ये सब मैं आपको जो बताया है सब कंटेंट आपको दिया हुआ है, ये पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। ठीक है, पटना हाई कोर्ट वाला मैंने पूरा आपको दिया हुआ है यहाँ पे डेटा। कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि भैया इससे जो है कास्टिज्म प्रमोट होगा, इससे जो है जातिवाद जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ज्यादा डिमांड बढ़ेगी रिजर्वेशन के एंड ऑल दैट, जो 50% वाला जो कैप है वो ब्रीच हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कास्ट सेंसस होना चाहिए देश में। ठीक है, क्योंकि कास्ट
इज इक्वल टू क्लास, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कास्ट बेसिस पे आप बैकवर्डनेस का अंदाजा लगा सकते हो। तो अगर आपके पास कास्ट की डिटेल नहीं है तो आप बैकवर्डनेस की डिटेल भी नहीं है, और अगर आपके पास बैकवर्डनेस की डिटेल नहीं है तो भैया आप गवर्नमेंट सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाओगे? तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए डेफिनेटली आपको कास्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ आर्गुमेंट आप जो है इसमें दे सकते हो, उसके फेवर में उसके अगेंस्ट में। बाकी चीजें तो वही हैं। ये इन चीजों की दिक्कत तब होती है जब आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी कम होती है। आप इकोनॉमी ग्रो करिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, काम धंधा दीजिए, उनकी 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 पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। राइट, ये सब जो है किया जाना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो सरकार ने करवाया हुआ है, उसके अंदर जो गलतियां हैं उसको ठीक करे सरकार। ठीक है, लेकिन मोस्टली एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि डेफिनेटली कास्ट सेंसस के थ्रू कास्ट की डिटेल बाहर आनी चाहिए। वो बात अलग है कि इस डेटा को आप यूज करते हो या मिसयूज करते हो, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन डेटा तो आपके पास कम से कम होना चाहिए ना। और डेटा का आप कैसे यूज करते हो वो पॉलिटिकल, हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसा हो कर सकते हैं कि भैया जिस कास्ट का जितना परसेंटेज है पॉपुलेशन में उसको उतना रिजर्वेशन ही दे दीजिए। किसी की 5% है तो 5% दो, 2% है 2% दो, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा फिर। तो जो अभी इतने सालों से रिजर्वेशन वाला प्रोसीजर चला आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। और जातिवाद तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही, है ना, प्रोटेस्ट वगैरह वो बढ़ेगी, कम्युनल वायलेंस वगैरह भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आर्टिकल आता है जी, वो कहता है, देखिए जरा, विश्वकर्मा स्कीम विल एड 30 लाख आर्टिसन फैमिलीज। तो बजट के अंदर भी इसको अनाउंस किया गया था। अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को, अभी 2 दिन पहले भी इसको अनाउंस किया है अपनी स्पीच के अंदर कि हम लोग विश्वकर्मा योजना लेके आएंगे, जिसके अंदर 13,000 से लेके 15,000 करोड़ रुपए की हम लोग स्कीम यहाँ पे पैसा डालेंगे। उसके अलावा लखपति स्कीम के बारे में भी उन्होंने बात किया है। उसके अलावा अर्बन पुअर जो है वहां पे घर बनाने की बात की है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। खैर, तो विश्वकर्मा योजना क्या होगी? विश्वकर्मा योजना होगी जो उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिशनल स्किल वर्क करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिसंस होते हैं, ठीक है, हाथ से काम करते हैं, ट्रेडिशनल काम करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन काम करते आ रहे हैं। उनके लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाई जाएगी, ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी, उसकी स्केल और उसकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। जो क्राफ्ट पर्सन है, जो आर्टिशंस, ठीक है, ताकि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके, बेसिकली इसकी बात हो रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ट्रांसजेंडर, वीमेन, क्योंकि ये सेक्शन ज्यादातर आर्टिशंस में या क्राफ्टमैनशिप के अंदर काम करते हैं। तो एक तो सरकार ने ये कहा, इनको बेनिफिट देने की बात कही है। लखपति दीदी योजना में जो है स्किल डेवलपमेंट करने की बात कही गई है वीमेन को। 2 करोड़ के आसपास वीमेन को स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसे एरियाज में दिया जाएगा जो कि ग्रोइंग एरियाज है, या फिर ऐसे एरियाज के अंदर जहां पे स्कोप नजर आता है, जैसे प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग, ड्रोन रिपेयरिंग वगैरह। इस तरह कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे वीमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसे कहते हैं लखपति दीदी स्कीम। और ये कोशिश की जाएगी, इंश्योर किया जाएगा कि एटलीस्ट हर वीमेन 1 लाख रुपए हर साल अर्निंग कर सके। ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है, 8-10 हजार रुपये आपको मिल जा रहा है महीने भर का, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। और उसके अलावा अफोर्डेबल मेडिसिन की भी बात की थी। जो है जन औषधि केंद्र, जो सरकार के अभी चल रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो 10,000 से लेकर 25,000 करने की बात की गई है, ताकि जो जेनरिक मेडिसिन हैं जो इंडियन कंपनीज बनाती हैं वो उस अफोर्डेबल रेट पे लोगों को मिल सकें। ठीक है, ये बात है। उसके अलावा स्किल ट्रेनिंग को मैंने बता ही दिया, लखपति दीदी वाला स्कीम। उसके अलावा जो अर्बन पुअर होते हैं, भैया गरीब आदमी सिर्फ गांव में नहीं रहते, शहरों में भी रहते हैं। जैसे हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, वैसे ही अर्बन एरियाज के अंदर भी इस तरह की स्कीम चलाई जाएगी। और ये जो विश्वकर्मा योजना है मैंने आपको अलग से बता ही दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप आज का पेपर देखेंगे तो वहां पे हाई इन द एंडीज वाटर लेवल्स फॉल टू हिस्टोरिक लॉस इन लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है वो पड़ती है आपकी साउथ अमेरिका में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके एक तरफ है बोलीविया और एक तरफ आपके आ जाता है पेरू। दोनों के बॉर्डर पे है लेक टिटिकाका।
आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री को ये टच करता है। इतना आपको समझ में आ गया। ये लार्ज फ्रेश वाटर लेक है, ये ब्रैकिश वाटर या सोल्ट वाटर लेक नहीं। एंडीज माउंटेन के ऊपर पड़ती है, बोलीविया पेरू के बॉर्डर पे, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा है। इसे दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी कहा जाता है। प्रीलिम्स में आपको सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। साउथ अमेरिका की ये लार्जेस्ट लेक होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड बाय द सरफेस एरिया। ठीक है जी। बट लार्जेस्ट होने के बावजूद भी पिछले 20-22 सालों में इसका बहुत ज्यादा वाटर लेवल इसका डाउन हो रहा है। मेन रीजन क्या है? वाटर पोल्यूशन, गार्बेज, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे होता नहीं है। खासकर जो टीटीका का सिटी है वो पिछले 10-15 सालों में काफी ग्रो हुई है। तो इस सिटी से जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो इसी लेक के अंदर अनफॉर्चुनेटली चला जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। और इसीलिए जो जीएनएफ है, ग्लोबल नेचर फंड ने इसको 2012 में थ्रेटेंड लेक ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया था। प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह की वाटर बॉडी से, जो न्यूज में होती हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। आपको ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल वाले सेक्शन पे, जो कहता है नेसेसरी ब्रेक। किसकी बात करता है वो? हैफजर्ड डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वेदर इवेंट्स। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट। मॉनसून भी इरेटिक हुआ पड़ा है, साइक्लोन्स भी ज्यादा आते हैं, गर्मी ज्यादा हो गई है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी हो रहा है, ड्रोट्स भी आ रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन ने कंडीशंस ऐसे क्रिएट कर दी। देखिए, ये सब ना हजार्ड है। हजार्ड हजार्ड को डिजास्टर कौन बनाता है? हजार्ड को डिजास्टर बनाते हैं हमारी मिसमैनेजमेंट। अब मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, रिवर ने ओवरफ्लो कर दिया, ये एक फ्लड है। फ्लड एक हजार्ड है, लेकिन अगर हम उस फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी इनकैपेसिटी है, राइट। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, जो क्लाइमेट वेदर इवेंट्स की हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग डील नहीं कर पा रहे हैं। और ये डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें भी गलती हमारी ही है। और आपने देखा आज जो है वो थर्सडे का दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, पिछले 3-4 दिन से हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में दोबारा से भयंकर बारिश हो रही है। इवन देहरादून में जो हमारा जो डिफेंस इंस्टीट्यूशन था आईएमए वाला, वो भी गिर गया है भैया। 100 से ज्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, अब तक न्यूज आ चुकी है। लैंडस्लाइड भयंकर तरीके से हो रहे हैं, रोड्स वगैरह टूट गए हैं, वो सब कुछ हो रहा है। पहले भी हुआ था, जून में भी हुआ था, और अगस्त में फिर से हो रहा है। क्या कारण इसका हो सकता है? मतलब क्या ये पूरा सिनेरियो क्या है? पहली बात तो इस साल जो है एल नीनो ईयर है। पहले हम लोगों ने मानसून से पहले खूब सारी बातचीत की, आईएमडी ने भी खूब सारा बातचीत यहाँ पे किया। आईएमडी ने बार बार ये कहा कि ये एल नीनो ईयर है, इस बार हो सकता है मानसून थोड़ा सा कम रहे। लेकिन हर एल नीनो ईयर में मानसून कम नहीं होता है। एल नीनो ईयर होने के बावजूद भी इस बार हमारा मानसून अबव नॉर्मल रहा। अबव नॉर्मल, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, थोड़ा सेंट्रल इंडिया में। साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून इस बार थोड़ा बिलो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी है, शायद वहां पे भी वो जो है प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बट एनीवेज, खासकर हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में अगर आप देखें, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। पिछले 50-60-70 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे टूट गया है। इवन रेड फोर्ट तक के अंदर पानी घुस गई यमुना का, सोचने वाली बात है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है खाली हिमाचल प्रदेश को। 150 से ज्यादा डेथ हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भी जो है पिछले 3-4 दिनों में 60 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्डिंग्स जो है वो गिर रही हैं, हाईवेज जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। कारण क्या है? कारण वही है जो हमें पहले से पता है, नया कारण कुछ भी नहीं है। एक कारण जो यहाँ पे नजर आता है वो है डिलेड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको अच्छे से पता है, विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। यूजुअली दिसंबर और जनवरी के महीने में जो रेनफॉल होती है, मेडिटेरेनियन ओशन से जो साइक्लोन्स है वो जनरेट होते हैं। जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है उसकी हेल्प से वो इंडिया की तरफ आते हैं और यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी के महीने में बारिश नहीं हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। बारिश कब हुई? अप्रैल के महीने, मई के महीने में, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पहली बात तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिले हो गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिले होने के साथ साथ और क्या हुआ?
इस बार एल नीनो ईयर भी हो गया। तो इसीलिए इस साल इंडिया में जो फरवरी महीना था वो सबसे वार्मेस्ट मंथ था, सबसे गर्म, वार्मेस्ट। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बारिश किया नहीं, एल नीनो की वजह से ड्राई कंडीशंस हो गई, वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आर्कटिक ओशन बहुत गर्म हो गया है, इस बार कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, जिसकी वजह से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने डिले किया है। अब ये तो क्लाइमेटिक फिनोमिना है, ये अनकॉमन नहीं है, होते रहते हैं, हर 2-4 साल 5 साल के बाद होते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं हिमालयाज के अंदर भैया, जिस तरह से भयंकर हम लोग दिन रात आंख बंद करके कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, ये यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन नजर आता है। चार धाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, सड़कों को चौड़ा करने के नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपने देखा, जोशीमठ, जोशीमठ पूरा सिंक हो गया, भाई लोगों को वहां से निकालना पड़ा। और ऐसा उत्तराखंड में बहुत जगह पे हो सकता है आने वाले समय में भी, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, हैफेजर्ड बिल्डिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स है। होटल इंडस्ट्री कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, टूरिज्म के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पे हर जगह होटल खोल दिए गए, राइट। जो एज ओल्ड प्रैक्टिस थी, जिस तरह से हिमाचल में, उत्तराखंड में, पहाड़ों में पहले तरीके से घर बनाए जाते थे, लकड़ी के घर बनाए जाया करते थे, वो सब खत्म हो गया है। अभी हैवी कंक्रीट से वहां पे मकान बनाए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो है जेसीबी मशीन, जो ड्रिलर्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। तो हमारी जो बॉन्ड होता है सोइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक हो जाता है। जंगल काटे जाएंगे तो डेफिनेटली सोइल वीक होगी। उन सारी रीजन की वजह से जो है ये सारी चीजें एनहेंस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लैंडस्लाइड नहीं आते थे, या पहले लोगों की डेथ नहीं होती थी, या पहले फ्लड नहीं आते थे, पहले भी आते थे, लेकिन वो अभी इतने इंटेंस क्यों हो गए हैं? इसमें एक तो ग्लोबल क्लाइमेट फिनोमिना है ही, साथ के साथ जो लोकल फैक्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग करते हैं, रोड वाइडनिंग करते हैं, वो सब भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो इस आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा इसको मेंशन किया गया था, रिपीटेड सा है, पहले आप सबको इसके बारे में पता है, नया कुछ भी नहीं है, आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल है, थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।